नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम बात करें यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि हमारे बीएससी के एग्ज़ाम कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बीएससी की बात करें तो बीएससी के एग्ज़ाम हमारे कौन कौन सी डेट को स्टार्ट हो रहे हैं। ये हो गई बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हो गए 23 मई, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम 23 मई और फाइनल के एग्ज़ाम स्टार्ट है 5 मई से। कितने मई से? 5 मई से स्टार्ट हैं। तो अब हम लेके आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक वीडियो लेके आए हैं और सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक एक चीज़ को, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, ताकि एग्जाम में हमें ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं, हम बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को हल कीजिए। मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को हल कीजिए। एक लैंग्वेज में क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा एग्जामिनर घुमाना चाहे, थोड़ा सा क्या करे, वो स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है एग्जामिनर, काफ़ी बार लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर देता है। सेकंड लैंग्वेज अगर इसकी बात करें तो क्या आ गया, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान, सिद्ध कीजिए कि विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान डेल डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, ये हो गया। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम जो हमारी बुक है फिजिक्स के अंदर, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में होनी चाहिए कि भाई अब तो हमारा क्या है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेशन चल रहा है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है हमारे नोट्सों के पीडीएफ का, वहाँ से आप नोट्स के जो पीडीएफ है उन्हें डाउनलोड करें और जो स्टार्टिंग से अगर कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आगे की बात करें, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को सोल्व कीजिए या फिर विद्युत क्षेत्र के डाइवर्जेंस का मान डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक मैं थोड़ा सा डेल का बता दूं कि डेल क्या होता है। डेल को हम 3 टाइप से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास डेल डॉट आ जाए तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस। अगर आ जाए डेल क्रॉस, इसको बोलेंगे हम कर्ल। और ओनली सिंगल डेल आ जाए, इसे हम बोल रहे हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास डेल डॉट आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस ई। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस ई बोलेंगे। तो अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आगे देखिए, हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, हम जानते हैं कि क्या, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होगा? फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ए डॉट डी एस वेक्टर। क्या हो गई? ए डॉट डी एस वेक्टर। इक्वेशन नंबर हमने दे दिया इसको फर्स्ट। हम देखेंगे गाउस के नियम से, गाउस के ऐसे लिख दो नियमानुसार। गाउस का नियम क्या होता है? फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास फाई की 2 वैल्यू निकल के आई है। हमारे पास फाई की कितनी वैल्यू निकल के आई है? 2 वैल्यू निकल के आई है। पहली वैल्यू हो गई ई डॉट डी एस और सेकेंड वैल्यू क्या हो गई? सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2 वैल्यू निकल के आई है। तो हम बात करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, क्योंकि हमारे पास फाई की कितनी वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं?
क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लिख सकते, इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, थर्ड दे दिया। हमने माना कि सबमिशन क्यू है जो क्यू के इक्वल है, ये क्या लिख दिया हमने, माना कि हमारा जो टोटल चार्ज है, गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, क्या बोलता है, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से अगर हम बात करें कि ये हमने क्या किया कि जो हमारा टोटल चार्ज जो है सबमिशन क्यू, कुल आवेश की बात की थी ना, टोटल चार्ज को हमने क्या मान लिया, क्यू मान लिया। तो इसको हम क्या रख देंगे, इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देंगे। तो देखो इधर से कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो ध्यान से, हमारे पास इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, या फिर क्या होगा कि विद्युत जो आवेश घनत्व हम दोबारा जानते हैं, क्या लिखेंगे, पुनः हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व से, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहां से अगर डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रो डी वी हो जाएगा। डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वी, रो डी वी हो जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस वी डी वी। इक्वेशन नंबर कितनी दे दो इसे, 4 इक्वेशन दे दो। इक्वेशन नंबर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखो भाई, हमारे पास इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे क्यू की वैल्यू, तो यहाँ जो इक्वेशन निकल के आएगी वो किस तरीके से निकल के आएगी, क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, क्यू की वैल्यू पुट करनी है कहाँ, यहाँ। क्यू की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, यहाँ। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। हमें क्या करना है, समीकरण 4 में समीकरण 5 से मान रखने पर, समीकरण 4 में समीकरण 5 से जब हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्लोज ऑफ सरफेस वी रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गई हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने, 6 इक्वेशन दे दिया। क्या इक्वेशन दे दिया, 6 इक्वेशन दे दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, अब हम देखेंगे गाउस की जो डाइवर्जेंस प्रमेय है, गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय से। अब गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या है, क्लोज ऑफ सरफेस ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, यह है ए वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस वी डेल डॉट ई वेक्टर, डेल वेक्टर इंटू डी वी। अगर हम बात करें, कि इसका हमें क्या करना है, हमने माना कि जो हमारा विद्युत जो सदिश क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र के बराबर है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए देखेंगे, विद्युत क्षेत्र के लिए, तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू ई वेक्टर, यानी कि जहां जहां ए है वहां वहां ई रख देंगे, जहां जहां ए है वहां वहां क्या रख देंगे, हम ई रख देंगे। ये क्या है, ए वेक्टर है, क्या है, ए वेक्टर। जहां जहां ए है वहां वहां ई रख देंगे। तो देखो, क्लोज ऑफ सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस वी डेल डॉट ई वेक्टर डी वी। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 7। इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, 7। अब देखेंगे समीकरण, इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 7 दे दी। अब देखो भाई, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, हमारे पास ई डॉट डी एस की वैल्यू आ गई, एक ई डॉट डी एस की वैल्यू तो आ गई ये, ठीक है, एक ई डॉट डी एस की वैल्यू आ गई ये, यानी एक वैल्यू ये रही और एक वैल्यू ये रही, ठीक है, एक वैल्यू तो ये रही और एक वैल्यू ये रही। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 6 व
7 से, इधर लिख रहा हूँ समीकरण 6 व 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक वैल्यू तो ये रही क्लोज ऑफ सरफेस V डेल डॉट ई वेक्टर dv इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू क्या रही, क्लोज ऑफ सरफेस V रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो dv अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम यहाँ से LHS व RHS की तुलना करें, LHS व RHS की तुलना करने पर हमारे पास क्या बचेगा, dv से dv कैंसिल, ये वॉल्यूम क्लोज ऑफ सरफेस वॉल्यूम से क्लोज ऑफ सरफेस वॉल्यूम, क्या बचेगा, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास टोटली प्रूफ हो जाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं, यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है और विद्युत क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। विद्युत क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हमारा इस तरीके से डेरिवेशन होता है। एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा घुमा देता है। क्या कर देता है, थोड़ा सा घुमा देता है। अगर हम सीधी लैंग्वेज में बात करें तो क्वेश्चन इस टाइप से आएगा कि मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को सिद्ध कीजिए। क्या होगा, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण को सिद्ध कीजिए। और अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने घुमाया तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आया वो किस तरीके से निकल के आएगा कि विद्युत क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है उसका मान डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सा देखना है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखी, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस। तो यहाँ से हमने क्या किया, गाउस के खतन को फॉलो किया, जो गाउस का जो नियम है उसको हमने फॉलो किया। तो गाउस का नियम क्या, फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों का कंपैरिजन किया, क्योंकि हमारे पास फाई की डबल वैल्यू निकल के आ गई, एक फाई ये रहा और सेकंड फाई ये रहा। तो दोनों फाई की जब वैल्यू हमारे पास निकल के आई तो हम दोनों को इक्वेशन को कर दिया। हमने माना कि जो टोटल चार्ज हमारे पास है जिसे हम सबमिशन क्यू बोलते हैं उसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल क्यू मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल क्यू मान लिया। अगर हम यहाँ इसको हमने ये माना, इस सबमिशन को क्यों माना, इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया तो ये इक्वेशन निकल के आ गई। हमने क्या किया भाई कि हमने विद्युत क्षेत्र के लिए क्या माना, ये हमारा सदिश क्षेत्र था ए वेक्टर, हमने सदिश क्षेत्र को क्या माना, विद्युत क्षेत्र के लिए माना। जब हमने विद्युत क्षेत्र के लिए माना है तो इसकी जो थ्योरम आई है, हमने क्या माना, दोबारा क्या माना, आवेश आयतन घनत्व से रो की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली है, रो की वैल्यू। तो हमने अगर चार्ज निकालेंगे तो चार्ज क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू अपॉन रो डीवी। चार्ज क्या आया, डी क्यू अपॉन रो डीवी। हमने क्या किया, इसका समाकलन कर दिया। समाकलन करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू है। इस वैल्यू को हमने समीकरण 4 वाले में पुट कर दिया, क्यू की वैल्यू निकल के आई ना, क्यू की वैल्यू को हमने समीकरण 4 में पुट कर दिया। 4 में पुट करने के बाद गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय का हमने यूज लिया। गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो सदिश क्षेत्र है वो किसके बराबर है, विद्युत क्षेत्र के बराबर है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास सदिश क्षेत्र था वहाँ हमने क्या रख दिया, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पुट कर दी। दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, कंपेरिजन कर दिया। एटलीस्ट फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आया है, डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है और यही क्या है, विद्युत क्षेत्र के लिए डाइवर्जेंस का मान है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। फटाफट इस क्वेश्चन को नोट करें और दूसरा क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन की, गाउस के कथन को लिखिए और व्युत्क्रम वर्ग के नियम से इसको सिद्ध कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, गाउस के कथन को लिखिए तथा व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 1 लाइन का क्वेश्चन है और इस 1 लाइन के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि गाउस के कथन को लिखिए,
ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है कि इस गाउस के जो नियम है इसको व्युत्क्रम वर्ग के नियम से इसे सिद्ध भी करना है। यानी फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल के आया, गाउस का कथन लिखिए, और सेकंड क्वेश्चन क्या निकल के आया कि उस गाउस के नियम को व्युत्क्रम वर्ग के नियम से क्या करो, सिद्ध करो। अब देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। गाउस का कथन क्या है, गाउस का कथन, ठीक है, यहां हम पार्टीशन कर देते ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। गाउस का कथन, तो इस कथन के अनुसार गाउस क्या बोलता है, इस कथनानुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश व 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और उस क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, उस पूरे के पूरे सरफेस में जितना टोटल चार्ज, जो जितना अमाउंट है चार्ज का, उस टोटल चार्ज का और 1/ε0 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं, इसे हम फाई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, फाई से व्यक्त करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फाई इज इक्वल टू क्या कह रहा है, टोटल ऑफ चार्ज के और 1/ε0 के क्या होगा, गुणनफल के बराबर होता है। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई। ये अगर हम बात करें कि हमारे फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 4 पाई सबमिशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, हमें पता है चूंकि k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 4 पाई k सबमिशन क्यू। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये तो हमारे पास बात होगी किसकी, कि ये हमारे गाउस का कथन है। किसका कथन है, गाउस का कथन है। दो क्वेश्चन निकल के आए थे इसमें। ये पहला क्वेश्चन क्या था कि गाउस के कथन को क्या करिए, लिखिए, गाउस के कथन को लिखिए और इसे क्या कीजिए, व्युत्क्रम वर्ग के नियम से सिद्ध कीजिए। गाउस के कथन को लिखिए और इसे व्युत्क्रम वर्ग के नियम से सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा इसे क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। व्युत्क्रम वर्ग के नियम द्वारा इसे क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ। माना एक गोलीय पृष्ठ है, माना एक गोलीय पृष्ठ है जिसमें उपस्थित कुल आवेश सबमिशन क्यू बराबर क्यू है। यानी कि कुल आवेश सबमिशन क्यू है, हम इसको बाद में क्यू सबमिशन क्यू भी या स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं। सबमिशन क्यू बराबर क्यू है। इस आवेश के कारण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। इस आवेश के कारण क्या होता है, पूरे पृष्ठ में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो क्या होती है, जनरेट हो जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है। तो हम देखेंगे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। E वेक्टर इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से दे दो KQ अपॉन R स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, व्युत्क्रम वर्ग, बिल्कुल व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो कर रही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
इज प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी किसके व्युत्क्रमानुपाती है, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमारे व्युत्क्रम वर्ग के नियम को तो फॉलो कर रहा है। हम क्या कह सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि समीकरण 2 व्युत्क्रम वर्ग के नियम को या फिर व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करती है। क्लियर है भाई, कर रही है, क्योंकि ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, 1/r² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये हमारा क्या है कि गाउस के नियम को हमें किससे सोल्व करना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लॉ से, हमें इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल लॉ से हमें इसे सोल्व करना है व्युत्क्रम वर्ग के नियम से। तो हम देखते हैं। अब देखो, हमें पता है क्या कि ये इसको फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा यूज में ले, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2 ई डॉट डी एस वेक्टर। समीकरण 1 से मान रखने पर, 3 में, समीकरण 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 2 से मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस वेक्टर। हम जानते हैं आर कैप डॉट डी एस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ आर कैप मोड ऑफ डी एस वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ से मोड ऑफ की वैल्यू तो हो गई 1, मोड ऑफ आर कैप की वैल्यू क्या हो गई 1, तो डी एस वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 1 डी एस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम आर कैप डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू क्या हो गई, डी एस कॉस थीटा, क्या हो गई, डी एस कॉस थीटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई डी एस कॉस थीटा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं तो क्या करना है हमें आगे, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा, ठीक है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा। आर स्क्वायर क्या होता है, डी ओमेगा होता है, और डी ओमेगा की वैल्यू क्लोज ऑफ सरफेस एस, तो यहाँ से डी ओमेगा की ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस के क्यू डी ओमेगा। तो के क्यू तो क्या आ गया, बाहर आ गया, तो फाई इज इक्वल टू के क्यू क्लोज ऑफ सरफेस एस डी ओमेगा। हम जानते हैं गोलीय पृष्ठों के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। गोलीय पृष्ठ के लिए घन कोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। इसलिए डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई होता है। सो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई, क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 4 पाई। इसलिए हम चूंकि हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ के की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फाई इज इक्वल टू 4 पाई क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई हो गया, तो ये हो गया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बात करेंगे कि समस्त आवेश के लिए, समस्त आवेश के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, सबमिशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। यही क्या है, गाउस का नियम है। यही क्या है, गाउस का नियम है। यही गाउस का नियम है। यही क्या है, गाउस का नियम है। इक्वेशन दे दो इसे, 5 इक्वेशन दे दो। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, गाउस का नियम है। हमारे क्या कुछ नहीं किया, हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप से था कि
गाउस के कथन को लिखिए और व्युत्क्रम वर्ग के नियम को इसको सिद्ध करना है। गाउस के कथन को लिखना है और व्युत्क्रम वर्ग के नियम को सिद्ध करना है। हमने क्या किया, पहले गाउस का कथन लिखा। क्या लिखा, पहले गाउस के कथन को, यानी कि क्या किया, किसी बंद पृष्ठ एक क्लोज सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है उसमें उसकी वैल्यू क्या होगी, उस पृष्ठ के अंदर कितना चार्ज उपस्थित है और उसका 1/ε0 का क्या करा, मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन ε0। तो यहाँ से अगर हम इसको दूसरे टर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू 4 पाई के ε0। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस फॉर्मूले को हमें इस व्युत्क्रम वर्ग के नियम से क्या करना है, सोल्व करना है। तो हमने क्या किया कि हमारे जो बिंदुवत आवेश है, जो इसके अंदर टोटल चार्ज होता है यू क्यू होता है और इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला देखा विद्युत क्षेत्र की, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है, आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये क्या करता है, इस व्युत्क्रम वर्ग के नियम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन लगाई, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्लोज ऑफ सरफेस एस ई डॉट डी एस। यहाँ से ई की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास एक टर्म निकल के आई आर कैप डॉट डी एस वैक्टर। आर कैप डॉट डी एस वैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डी एस कोस थीटा। इसको मैंने यहाँ सोल्व इसलिए करवाया कि आगे हम जब कभी भी इस ऐसी कोई वैल्यू आती है तो हम डायरेक्टली पुट करेंगे डी एस कोस थीटा, इसलिए मैंने यहाँ सोल्व किया है। तो आर कैप डॉट डी एस वैक्टर को क्या लिख सकते हैं, डी एस कोस थीटा। तो यहाँ हमने डी एस कोस थीटा लिख दिया। हमें पता है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू होती है, घनकोण की वैल्यू होती है। और हम क्या ले रहे हैं, गोलीय बंद पृष्ठ ले रहे हैं। कौन सा पृष्ठ ले रहे हैं, गोलीय बंद पृष्ठ ले रहे हैं। और गोलीय बंद पृष्ठ के लिए हमारे घनकोण की वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है, 4 पाई वैल्यू होती है। तो 4 पाई की यहाँ वैल्यू पुट कर दी, यहाँ के की वैल्यू पुट कर दी 1/4 पाई ε0। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। हमारे पास टोटली फाइनल रिजल्ट क्या है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। हमने माना कि स्मॉल क्यू किसके बराबर है, समीशन क्यू, क्योंकि समस्त आवेश की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल के आया, फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन ε0। यही हमारे गाउस का नियम है। गाउस के नियम के ऊपर हमने 2 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया। आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे और एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की नज़रों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फर्स्ट यूनिट से इन दोनों क्वेश्चनों का जिक्र किया है। आगे के जो क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे हम कल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सभी एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। कोई भी समस्या आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप उसको हमें डिस्कस कर सकते हैं। और आगे मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।